कल अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका और कोशिका के बारे में। हमने बेसिक बात की थी कि कोशिका की खोज किसने करी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। यदि कोशिका की खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। सन 1665 में कोशिका की खोज करी। और कैसी सेल की खोज करी? मृत सेल की, डेड सेल की। नाम क्या रखा? सेलुला। क्या रखा था? सेलुला। उसके बाद करें इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम बात की मैंने माइक्रोग्राफिया। और कोशिका का अर्थ क्या होता है? एक स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा कमरा। जब छोटे छोटे कमरे आपस में मिल जाते हैं तो मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से ऊतक का, ऊतक से अंग और अंग से तंत्र और तंत्र से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद में हमने आगे बात की थी कि जीवित सेल की खोज किसने करी, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूबिनहुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 में जीवित कोश की खोज की गई। और किस में खोजा? जीवाणु के अंदर खोजा। और जीवाणु के अंदर खोजने के आधार पर इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। मैंने बात की वास्तविक रूप में सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन है, तो मैंने बात की थी लुईस पाश्चर। कौन है? लुईस पाश्चर। इसके बाद में हमने कल बात की थी कोश का सिद्धांत के। और कोश का सिद्धांत जो दिया था, दो वैज्ञानिक थे, एक था वनस्पति वैज्ञानिक और एक था जंतु वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक की बात करूं तो क्या था? स्लाइडेन और एक था स्वान। 1838-39 में दोनों वैज्ञानिकों ने कोश का सिद्धांत दिया। और कोश का सिद्धांत के बारे में बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई होती है। इन्होंने एक शर्त रखी थी कि यदि सजीव होगा तो कोशिका होगी, और कोशिका होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। किसी कारण से जब एक चीज़ नहीं पाई जाती वहीं क्या होता है? अपवाद होता है। और अपवाद मैंने कल बताए थे, एग्जाम में आते हैं। पहला अपवाद, सबसे पहला अपवाद की हमने बात की वायरस है। वायरस जो है इसे लिविंग व नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। कि जब वायरस वातावरण के अंदर रहता है, जल के अंदर होता है, भूमि के अंदर, आर्द्रता के अंदर होता है, या किसी पदार्थ पर यह होगा तो ये निर्जीव अवस्था में होता है। जैसे ही इसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये सजीव की तरह व्यवहार करे। किसकी तरह? सजीव की तरह। तो मैंने बात की वायरस क्या है? सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी। उसके बाद में हमने बात की थी सेकंड अपवाद, स्तनधारी। और स्तनधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान की एक शाखा के अंदर किया जाता है। उस शाखा का नाम है मेमोलॉजी। क्या है? मेमोलॉजी में बात की स्तनधारियों की आरबीसी में। और आरबीसी की फुल फॉर्म बताई लाल रुधिर कणिकाएं। और डॉक्टरी भाषा में इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। लेकिन मैंने बात की ऊंट, लामा, जिराफ और मेंढक, चार जीव ऐसे होते हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। उसके बाद में हमने तीसरा अपवाद की बात करी। तीसरा अपवाद था फ्लोएम। और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसके बाद हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है या केंद्रक नहीं पाया जाता, नगण्य होता है, या फिर इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। और उनमें भी क्या होगा? कोश का सिद्धांत के अपवाद। क्या हुआ? कोश का सिद्धांत के अपवाद। उसके बाद में एक वैज्ञानिक था, और जब इन दोनों वैज्ञानिकों को लेबोरेटरी के अंदर बुलाया गया था, प्रयोगशाला में बुलाया गया, तो इनसे पूछा गया था कि आप ये बताइए कि जब निषेचन क्रिया होती है, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब आपस में संलग्न होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इससे नई जीव का निर्माण कैसे हुआ, तो ये नहीं बता पाए। इसके बाद में इस कोश का सिद्धांत या सेल थ्योरी को असफल कोश का सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद में एक न्यू कोश का सिद्धांत दिया था, और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। 1858-59 में इन्होंने न्यू कोश का सिद्धांत दिया और एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, होमिनो सेलुला ई सेलुला। अर्थात पुनरावर्ती सेल से ही, अर्थात पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है। किसके द्वारा? कोश का विभाजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। उसके बाद में हमने आगे बात की थी, हमने कोश का सिद्धांत की बात की। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा। किसकी? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के 3 नाम बताए थे। पादप जगत का जोकर कहा जाता है, पादप जगत का बहरूपिया,
और PPLO कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है PPLO, प्लूरो निमोनिया जैसा जीव। और ध्यान देना पहले जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम क्या है, तो सबसे छोटी जो सेल है लाइकोप्लाज्मा, तो ये क्या है माइकोप्लाज्मा। और ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके बाद में आगे हमने बात की थी सबसे बड़ी सेल पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबे तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन्स जो पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। और मनुष्य में पूछे जाए तो मनुष्य में सबसे बड़ी सेल जो होती है अंडाणु की, ओवम की, और सबसे छोटी शुक्राणु की होती है, स्पर्म की होती है। यहाँ तक हमने आगे बात की। उसके बाद में थोड़ा सा हमने बात की ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिसमें एकल झिल्ली पाई जाती है या दुहरी झिल्ली पाई जाती है। तो मैंने एक ट्रिक लगाई थी कि हिंदी के मास्टर रामलाल के कुछ इरादे गड़बड़ हैं, मतलब अर्तलवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया 3 कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें स्वयं का DNA पाया जाता है और क्या पाई जाती है, दुहरी झिल्ली पाई जाती है। और राजस्थान पुलिस एग्जाम में बार 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है कि दुहरी झिल्ली किसमें पाई जाती है, तो ये कोशिकांग याद करेंगे हम। और एकल झिल्ली के अंदर हमने बात की थी कितने कोशिकांग, 3। पहला कौन सा है, लाइसोसोम, दूसरा अंतःप्रद्रव्य जालिका, तीसरा गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, और चौथा लबक प्लास्टिड। उसके बाद में जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती वो कौन सा है, राइबोसोम और तारक का है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे हम बात करते हैं और आगे हमने इस कोशिका से बात करें कोशिका की संरचना। और संरचना के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 संरचना के आधार पर। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो मीन्स इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या जाता है केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित। इसमें क्या होता है, उपस्थित। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब केंद्रक अनुपस्थित होगा तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या ना पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। इसमें जो देखा जाए, इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें राइबोसोम कितने प्रकार के, तो ध्यान देना प्लीज, 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला होगा जीवाणु। क्या होगा, जीवाणु। माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल। ये क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। और यदि प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्लांट है और जीव जंतु। इसके अंदर है अमीबा, युगलिना और पैरामेशियम। एक बार उतार लो भाई इसको, इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या होता है। प्रोमीन्स इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। राजस्थान पुलिस का एक बच्चा रहता था ना, आज नहीं आया वो। एग्ज़ाम आ गई भाई, तुम्हारी एग्ज़ाम आ गई और बहुत जल्द आपको सिलेबस भी कराना है मुझे। ये मान लेना 25 तारीख लास्ट है, 25 या 27 तारीख तक मैं लिपेट दूंगा पूरा ही बायोलॉजी।
क्योंकि एग्जाम आपका 13 तारीख है, उसके बाद रिवीजन कराएंगे बीच बीच में हम, समझ रहे ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पूरा चालू करेंगे। हाँ, राइबोसोम एस प्रकार, मतलब राइबोसोम उपस्थित होते हैं 70 एस प्रकार के। मैं आगे बात करूँगा थोड़ा सा राइबोसोम, इसमें 80 एस और 70 एस दोनों प्रकार के। आप एक बार लिख लीजिए, आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे। वैसे आपके नोट्सों में भी लिखा हुआ है, आगे चले थोड़ा सा। मैं बात कर रहा हूँ संरचना के आधार पर, तो एक बार समझ लेना प्लीज। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की हमने बात कर ली थी। संरचना के आधार पर देखा जाए तो कोशिका की दो संरचना दिखाई देती हैं। कितनी? दो। एक होती है प्लांट सेल के पादप कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका के अंदर देखा जाए तो पादप कोशिका की आकृति यदि हम देखें, इस प्रकार की आकृति पादप कोशिका की पाई जाती है। आपको आकृति नहीं बनानी है, ठीक है ना। इसके अंदर देखा जाए तो अंदर की एक लेयर पाई जाती है, और यहाँ पर जो पाया जाता है उसको होते हैं रिक्तिका। बाहरी एज क्या होता है? बाहरी जो आवरण बनाती है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्वेश्चन इससे संबंधित 2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका भित्ति कैसी होती है। तो ध्यान देना प्लीज, पहला क्वेश्चन ये मृत होती है। कैसी होती है? मृत सेल है। इसकी खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। मैंने बताया था। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये किसकी बनी होती है। तो ध्यान देना प्लीज, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसके? सेलुलोज की। कैसी होती है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये होती है पारगम्य, मतलब ये पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं, दोनों जा सकते हैं। उसके बाद में इसको सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। ध्यान देना प्लीज, प्लांट सेल में ये सेकंड लेयर होती है, सेकंड परत होती है। लेकिन जंतु सेल में, एग्जाम में पूछा गया जंतु सेल में क्या होती है? फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट परत होती है। कैसी होती है? ध्यान देना प्लीज, ये जीवित सेल है। कैसी है? जीवित सेल। और जीवित सेल की खोज की बात करें तो हमने बात की, कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूबनुक। किसकी बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। ये बनी होती है प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की, लिपिड की बनी होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत सेल। किसने खोज करी? रॉबर्ट हुक ने। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कैसी होती है? पारगम्य। यदि बात करें कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेकंड लेयर होती है। जंतु सेल में ये फर्स्ट लेयर होती है। जीवित सेल है, बनी किसकी? प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। ध्यान देना पे, इसके आधे से ज़्यादा भाग क्या होता है? रिक्तिका होता है। और इसके पर्दीय भाग में क्या है? पर्दीय भाग, मतलब पेरिपेलर। ये पर्दीय भाग में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं केंद्रकीय द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रकीय द्रव। इस केंद्रकीय द्रव के अंदर ये डीएनए, आरएनए और जीन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जीन और गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। आगे हम बात करें कोशिका के अंदर है, तो कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिकीय द्रव।
क्या बोलते हैं, कोशिकीय द्रव। कोशिकीय द्रव के अंदर ही मैंने बात की कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया, हर्तलवक, गोल्जिकाएं, अंतःप्रदबी जालिका सब इसके अंदर डूबे हुए होते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देना पहले, यदि जंतु सेल की बात करें, जंतु सेल की संरचना इस प्रकार से होगी, इसके सेंटर में क्या होगा, केंद्रक होगा। क्या होगा भाई, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं केंद्रकीय द्रव। मैंने बताया था अभी, केंद्रकीय द्रव, केंद्रकीय द्रव। इसके अंदर कोशिका के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं कोशिकीय द्रव। क्या कहते हैं, कोशिकीय द्रव। इसके अंदर ध्यान देना प्लीज, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, हर्तलवक। तो ये प्रकार के सब प्रकार के क्या बताए, कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं भाई, कोशिका झिल्ली। किसकी बनी होती है, मैंने अभी बात कर ली थी इसकी। तो अगर चित्र बनाना चाहे तो बना लो एक बार, और नहीं बनाना चाहे तो समझ लो प्लीज। आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ लिखनी है ना वो यही लिखनी है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपको पेज दे, पेज देना तुम क्या पेज दिया करो। ये कोशिका सिद्धांत जो दिया था ना 1838 39 है, ये गलती से हो गया है। ले भाई, आप तो चित्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको नोट्स प्रोवाइड और जरूरत पड़ेगी तो मैं और करा दूंगा। समझ में आना चाहिए, मेरा कहने का रीजन ये है। ये तो घर से बनाना ना कुछ चित्र बढ़िया, 11th की क्लास में 10th की किताब में बढ़िया मिलेगा आपको। तो यही लिख लो, इसमें क्या रिक्तिका पाई जाती है, ये पाई जाती है। तो आउटलाइन बना के हिसाब से बना लो बस। सुबह कितने बजे क्लास होती है आपकी? 8 बजे। और 8 बजे से कितने बजे तक खाना खा आते हैं? सुबह कुछ नहीं खा आते, दोपहर में खा लेते हैं, बीच में कभी टाइम मिल जाता है। नाश्ता हमारा भी सुबह का नाश्ता ही होता है, उसके बाद क्लास लगातार चलती रहती है। इसके बाद में लास्ट क्लास है मेरी, उसके बाद में दोपहर में क्लास नहीं लेता हूँ। उसके बाद सीधा रूम पे जाता हूँ, आराम करता हूँ। फिर शाम को 4 बजे मेरे खुद का स्पेशल बैच चलता है, नीट वाले बच्चों को स्पेशल पढ़ाता हूँ। हाँ भाई, लेवल को तो आपको पता चल रहा होगा किस अकॉर्डिंग लेवल चल रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम में टीचर ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। आप जिसकी तैयारी कर राजस्थान पुलिस की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना ज़रूर है, टाइम ज़रूर लगता है टॉपिक में पढ़ाने के लिए। और एक बार आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, इतना ज़रूर है। आपने देखा होगा, कल मैंने पढ़ाया था और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। पेपर देखना पिछला बार उठा के। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये है, आप आंसर बताना प्लीज। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जंतु सेल में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ऐसा
कौन सा कोशिकांग है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में, जंतु सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। ऑप्शन लिख रहा हूँ, राइबोसोम, बी रिक्तिका, सी लवक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। और ई इसका आंसर ये है, बी प्लस सी दोनों। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है, जंतु सेल में नहीं पाया जाता? कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के आधार पर दोनों को अलग अलग प्रकार के ये पूछा गया है, लेकिन वो नहीं पूछता, ये पूछता है कभी कभी। तो ये ध्यान देना प्लीज, इसका आंसर है रिक्तिका और लवक। एक ट्रिक याद करेंगे हम। ट्रिक का मतलब होता है, पहली बार एक लड़की पढ़ने के लिए जयपुर आती है और उसका बाहर का माहौल देखती है, और बाहर का माहौल के अंदर क्या होता है, एक लड़के को देखा और पहली बार उसको लव हो गया। क्या हुआ, लव। तो मेरा कहने का रीजन है, लड़की का नाम क्या था, रिक्तिका। क्या नाम था, रिक्तिका को लव हो गया। किससे हुआ, एक लड़के का नाम था, किससे, प्लांट से। मतलब एक लड़की ने एक प्लांट को देखा, एक पेड़ को देखा, बड़ा सुंदर पेड़ था, उसको जैसे ही देखा उसको लव हो गया। मेरा कहने के अंदर है, रिक्तिका और लवक को, लवक भी तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कंफ्यूज मत होना। हर्तलवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। लव किससे हुआ, प्लांट से। मतलब ये कोशिकांग जो हैं, कितने कोशिकांग, तीन, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किसमें, प्लांट सेल में, लेकिन जंतु सेल में नहीं पाए जाते। और यदि आपसे क्वेश्चन और पूछ ले, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता? सारे क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। उस कोशिकांग का नाम है तारककाय। क्या है, तारककाय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये जंतु सेल में क्या होगा भाई, ये प्रेजेंट होगा, और प्लांट सेल में एब्सेंट। ठीक है, सभी प्रॉपर जयपुर के रहने वाले हैं क्या आप? खासे जयपुर, नया चप्पलो, त्रिवेणी नगर। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक की। और आप, गांव कौन सा है, प्रॉपर है? मेरा भरतपुर है और इंदौर मेरी बुआ जी है, मैं जाता रहता हूँ, देखा भी है। और यहाँ पर पढ़ा भी होगा किसी कोचिंग में, कभी देखा हो तो। पहली बार आया क्या? तो इंदौर में देखा होगा।
तैयारी कर भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो चीज़ में टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, और आपका एग्जाम आ गया, एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे कराना भी है सिलेबस, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई चीज़ अगर लिखनी है तो मैं बोर्ड पर। तो आपको एक याद होगी कि रिक्तिका को लव हो गया किससे, प्लांट से। मतलब एक लड़की थी और लड़की ने क्या किया, पहली बार पेड़ देखा और पेड़ के अंदर फूल देखे, और फूल किसके, गुलाब के, और उसको देख कर वो क्या हो गए, पसंद आने लग गए। तो मेरा कहने का रीज़न है कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एक एक कोशिकांग के बारे में, आप सुनते रहना प्लीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोशिकांग के बारे में, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, डिस्कवरी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोलिकर। किसने करी, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को वायोप्लास्ट जो नाम दिया था, वायोप्लास्ट नाम वो दिया था भाई सी बेंडा ने। किसने, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दिया, वायोप्लास्ट नाम दिया। क्या दिया था, वायोप्लास्ट। यदि बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया था, ये दिया था सी बेंडा ने, सी बेंडा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो वायोप्लास्ट नाम दिया था, ये दिया अल्टमान ने। किसने, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। अब आप ध्यान देना प्लीज, यदि ऑप्शन में तीनों दिए गए हैं तो टिक किस पर मारेंगे, किस पर, कोलिकर पर। और यदि कोलिकर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह, ऊर्जा का शक्ति ग्रह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया दुहेरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है भाई, दुहेरी झिल्ली। इसमें स्वयं का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात किया तो माइटोकॉन्ड्रिया की यदि संरचना के देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है। इसके बीच के अंदर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में दुहेरी झिल्ली पाई जाती है। कितनी, दुहेरी झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की झिल्ली होती है, ये उंगली नुमा संरचना का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये एग्जाम में पूछा गया था, रीट एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और छोटे मोटे एग्जाम पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा जो संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये उंगली नुमा जो संरचना है, इसकी जो अंदर की लेयर है, ये एक उंगली नुमा संरचना का निर्माण करती है। और इस उंगली नुमा संरचना को क्या बोला भाई में, क्रिस्टी, उंगली नुमा। हाँ, इसे ऊर्जा का शक्ति ग्रह या कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह। ध्यान देना प्लीज, इसके अंदर क्या होता है, जो हमने बात की थी, इसके अंदर जो उंगलीनुमा संरचना होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। ये क्या होता है, श्वसन क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण करते हैं। किसका, एटीपी का। और एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी के रूप में कहता है, श्वसन क्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, जो ऊर्जा का क्या करता है, निर्माण, ऊर्जा का निर्माण। और ऊर्जा का जब निर्माण करता है, और ऊर्जा का निर्माण भी और क्या होता है, संग्रह। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है।
बात हो जाए कि संपूर्ण श्वसन क्रिया में, संपूर्ण श्वसन क्रिया कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म का है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने भोजन किया और भोजन का क्या हुआ? पाचन हुआ। और पाचन के बाद में भोजन दो भागों में बंटता है, एक तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में और एक पोषक पदार्थ के रूप में। तो पोषक पदार्थ के रूप में क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में। और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी की फुल फॉर्म एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए इसको ऊर्जा का शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है। उतारो भाई। श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है। अगले ध्यान से लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टी। तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स से या अधात्री, हिंदी में बोलते हैं इसको अधात्री, भरा होता है। अधात्री भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स या अधात्री भरा होता है। अधात्री मतलब एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। आपने एक अनुभव किया है कि जब व्यक्ति फास्ट वगैरह करता है, सुबह से खाना नहीं खाता, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका पाई जाती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो ऊर्जा देने का प्रदान करती है। उसको ऊर्जा का शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। कभी कभी हम किसी कारण से लंबे समय पर पहुंच जाते हैं जिसको हम खाना नहीं मिलता, तो 10 दिन तक खाना नहीं मिलता है, तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा देती है। पर जल के बिना वो नहीं रह सकता, जल जरूर चाहिए, क्योंकि 90% भाग्य व्यक्ति का शरीर जल से मिलकर बना होता है। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा था मैंने और लिख रहा हूँ, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इंग्लिश में भी यही है, ठीक है ना। बात करता हूँ किसके? लवक की। मैंने बात की लवक जो होता है वो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक बार समझ लें कितने प्रकार का भाई? 3। पहला कौन सा है? अर्थ लवक, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, अर्थ लवक। दूसरा होता है वर्णीय लवक, तीसरा अवर्णीय लवक। अर्धलवक के अंदर देखा जाए इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट।
इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक। कौन सा? क्लोरोफिल वर्णक। और एक क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा पत्तियों का क्या होता है? हरा रंग होता है पत्तियों का। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा, तो किसके द्वारा? क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा। जब पत्तियां क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करेंगे। किसका? भोजन। जब भोजन बनाएंगे तो किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल वर्णक के और होता है मैग्नीशियम धातु आयन Mg+2। ये एग्जाम में पूछा जाता है, होता मैग्नीशियम धातु आयन Mg+2 किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। क्रिया कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियां स्वयं भोजन का निर्माण करती हैं। इसलिए इसके पादपों को क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी कहा जाता है। क्या कहता है? स्वयंपोषी। इसीलिए ध्यान देना प्लीज, इस हरित लवक को पादपों का रसोई घर कहा जाता है। पादपों का रसोई घर। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, हरित लवक को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? स्वयं भोजन बनाने का कार्य करता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। एक बार दोबारा समझ लेना, बात कर रहा हूँ। लवक जो होता है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जंतु सेल में नहीं पाया जाता। हरित लवक की बात करें, इसके अंदर क्या, इसको क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वर्णक कौन होता है? क्लोरोफिल वर्णक। और क्लोरोफिल वर्णक इसके अंदर भोजन जब निर्माण का कार्य करेगा, इसमें प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल वर्णक और मैग्नीशियम धातु आयन आपस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियां स्वयं भोजन का निर्माण का कार्य करती हैं। इसलिए इसे पादपों का रसोई घर कहा जाता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना प्लीज। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? तो रंग लिख लेना लाल। और सबसे कम बैंगनी रंग में। किसमें? बैंगनी। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई? क्रिया। दोबारा समझ लेना, वर्णीय लवक। वर्णीय लवक का मतलब इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है ये पादप को रंग प्रदान करने का कार्य करेगा। रंग। रंग किसको करेगा? ये फल, फूल। फल और फूल को क्या करेगा? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि गाजर का लाल रंग किसके द्वारा होता है? एक वर्णक होता है। तो ध्यान देना पे, गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन वर्णक के द्वारा। किसके द्वारा? कैरोटीन वर्णक। उतारते चलो भाई कॉपी में। टमाटर का लाल रंग टमाटर का लाल रंग, ये जितने भी मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ आए हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन और आएंगे 100%। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के द्वारा। लाइकोपीन वर्णक। चुकंदर लाल रंग, एक वर्णक होता है कौन सा? बीटानिन। इसके द्वारा बीटानिन। हल्दी का पीला रंग जेंथ्रोफिल वर्णक के द्वारा।
और बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसायनिन वर्णक के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, 4-5 जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये एग्जाम में बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वर्णीय लवक का मतलब है यह पादप को रंग प्रदान करने का कार्य करेगा। किसके है? फल या फूल को। हाँ, हरितलवक को पादपों का रसोई घर कहा जाता है। स्वयंपोषी इसलिए कहता है, स्वयं भोजन बनाते हैं इसलिए इसको स्वयंपोषी भी कहते हैं। पादप को, हाँ, पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं, हरितलवक के कारण ही कहते हैं, स्वयंपोषी भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रकाश संचरण की क्रिया लाल रंग में और सबसे कम बैंगनी रंग में। ये लिख लेना प्लीज, एग्जाम में बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बात की थी किसके? वर्णीय लवक। वर्णीय लवक पादप के उस भाग में पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? रंग प्रदान करने का कार्य करेगा। जैसे बात करें हम रंग की बात करें, गाजर का लाल रंग कैरोटीन वर्णक के द्वारा, हल्दी का पीला रंग जेंथ्रोफिल वर्णक के द्वारा, बैंगन का बैंगनी रंग होता है ना एंथोसायनिन वर्णक के द्वारा। बैंगन के अंदर रंग कैसा होता है? बैंगनी तो होता है ना। और चुकंदर का लाल रंग बीटानिन वर्णक के द्वारा, और लाइकोपीन वर्णक होता है टमाटर का लाल रंग। समय लगता है भाई पढ़ाने में टॉपिक में, कम से कम 4 क्लास चाहिए मुझे इस टॉपिक पढ़ाने को। हैं? तो बायो पढ़ाएंगे ना सही ढंग से, और तो तुम पढ़ लेंगे ना क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन जो बायो से पुट ऑफ होता सबसे ज़्यादा भाई। मात्रक तो रटवा देंगे आपको, ट्रिक लिखा दूंगा पूरा ही, टेंशन क्यों ले रहे हैं? कोई और पढ़ाने आया था टीचर? हैं? रवि भारद्वाज जी, रवि भारद्वाज। एक दिन क्लास हुई थी क्या? क्या पढ़ा रहा था? क्या पढ़ाया था? ये तो मैंने ही लिखाया था पूरा। आप एक काम करो, पैसे का लोभ मत करो, एक कॉपी बनाओ साइंस की, इस पे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत, एक कॉपी बना लो। और आपको 2-4 दिन में सर मैडम से बात करके मैं एक ग्रुप से जोड़ दूंगा, उस ग्रुप पर आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। इसमें मैं पढ़ाऊँगा ही। और उसके बाद मैंने आपको बताया था यदि आपको क्वेश्चन सेशन करने हैं तो देखो JTCIS डाल लेना है ना, उस पर VP सिंह साइंस के नाम से पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, प्रैक्टिस सेट जो कराई है। और उसमें 40 क्वेश्चनों के मैंने 80 आंसर दिए हैं, 80 क्वेश्चनों का आंसर बता रहा हूँ उसमें। और मैंने पढ़ा के आया हूँ अभी कोटा के अंदर, स्पर्धा IAS के अंदर, JTCIS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन क्लास। मिटा दे भाई, आगे चलें थोड़ा सा। देखो हमने बात करी हरितलवक की, बात कर लें वर्णीय लवक की, और किसकी बात कर ली भाई? अवर्णीय लवक की बात नहीं करी। अवर्णीय लवक का मतलब होता है, अवर्णीय लवक पादप के उस भाग में पाया जाता है जहां प्रकाश स्वतंत्र रूप से नहीं पहुंच पाता। तो लिखो भाई अवर्णीय लवक में, अवर्णीय लिखो, अवर्णीय लवक, एक बार रिपीट कर लो, अवर्णीय लवक।
यह लवक पादप के उस भाग में पाया जाता है जहां प्रकाश स्वतंत्र रूप से नहीं पहुंचता है। उस स्थान पर यह ऊर्जा का संग्रह करता है। किसका संग्रह करेगा भाई? ऊर्जा का संग्रह। किस रूप में? तो ऊर्जा का संग्रह करेगा ये कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के रूप में करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में किसमें पाया जाता है? जानना पे बीज में। किसमें? बीज, जड़ और तना में उपस्थित होता है। आपने एक चीज देखा होगा, जो बीज जो होते हैं, जैसे सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन में क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटीन। घी की बात करो, घी से वसा मिलती है। तेल की बात करें तो ये क्या है? बीज है, तना। मतलब जड़ की बात करें, यदि हम आलू खाते हैं तो आलू एक जड़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शकरकंद की बात करें, मूंगफली की बात करें, मूंगफली क्या एक बीज है। अरंडी की बात करें, अरंडी का जो बीज होता है उसके अंदर क्या मिलता है? वसा मिलती है, प्रोटीन मिलती है। बिनोला देखा है? बिनोला कपास का जो पेड़ होता है ना, उससे डूडी होती है, डूडी के अंदर रुई को लगा दिया है, उसके अंदर बीज होता है, उसको बोलते हैं बिनोला। भैंसों को खिलाते हैं जिसमें वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूध अधिक देता है, खल वगैरह। तिल खाते हैं, तिल के अंदर भी पाई जाती है। तो हमने कितने कोशिकाओं की बात करी? 2। पहला कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा लवक। तीसरा हम बात करते हैं किसके? लाइसोसोम के। किसके? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करी डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। किसके? डी डुबे। पहला एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। कार्य क्या होता है? इसे आत्मघाती थैली के नाम जाना जाता है। किसके नाम से? आत्मघाती थैली या एटम बम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? ध्यान देना प्लीज। इसमें स्वयं के जल अपघटन कारी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनकारी क्या पाएंगे? एंजाइम पाए जाएंगे। ये जिस कोशिका के अंदर होता है, यह जिस सेल के
अंदर होता है उसी कोशिका को ये नष्ट कर देता है। तीसरा, बाहरी आक्रमणकारी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करता है। इसलिए क्या होता है, इसको आत्मघाती थैली या एटम के नाम से जानता है। यह एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक को थैलीनुमा संरचना है। अब एक बार लिख लिया, मैं समझा दूंगा। सूक्ष्म जीव का मतलब यह होता है कि हमारी कोशिका पर बाहरी सूक्ष्म जीव, प्रोटोजुआ, कवक, वायरस यदि ऐसे अटैक करते हैं, और जब अटैक करेंगे ना तो क्या करेंगे, कोशिका को नष्ट करेंगे। और जब कोशिका नष्ट होगी तो हमारे अंदर ध्यान है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर WBC नष्ट होंगे, और जब WBC नष्ट होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, बुखार वगैरह बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उसके अंदर क्या करता है, इसमें स्वयं के जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। पहले क्या करता है, उस जीव को ये 2 भागों में तोड़ता है। पहले तो उसको जल को अलग कर देता है उससे, और जैसे ही उसको जल के अलग करेगा ना, जल अपघटनकारी एंजाइम उस जीव से क्या करेगा, जल को अलग, हाँ, जड़ से अलग करेगा। और दूसरा उसका जो शरीर है उसका क्या करेगा, अपघटन कर देता है। इसका जो उपयोग किया जा रहा है आजकल, जो उपयोग जिसका हो रहा है ना, वो कैंसर उपचार में किया जा रहा है। किसमें, कैंसर उपचार में। मतलब अलग से, यदि हमारे शरीर में अलग से ग्रोथ की गई कोशिकाओं को जो समूह लगातार वृद्धि करता है उसको बोलते हैं ट्यूमर। यदि पहली बार इसका पता चल जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि लाइसोसोम के जो अपघटनकारी एंजाइम होते हैं उसको इंजेक्ट करा दिया जाता है। लाइसोसोम को इसलिए पता पड़ता है कि हमारी कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गर्मी ज़्यादा तक पड़ी तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है सिर दर्द होने लग जाता है। तो बताऊँ उसको क्या होता है, पहले आपको संकेत देता है। हमारे ब्लड जो होता है, त्वचा होता है, सबसे बड़ा स्किन, सबसे बड़ा अंग होता है ना त्वचा, तो सबके त्वचा के अंदर भी कोशिका पाए जाएंगे, और कोशिका के अंदर क्या पाए जाएंगे, लाइसोसोम पाए जाएंगे। तो लाइसोसोम क्या करेगा, हमारे सुरक्षा करने का कार्य करता है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति होते हैं, धूल माटी जैसी उड़ती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको कम करता है। किसी व्यक्ति के अंदर जुकाम है, उसी व्यक्ति के संपर्क में आप रह रहे हैं, बैठे हैं, तो आपको भी जुकाम हो जाएगा राइनो वायरस के द्वारा, क्योंकि एक दूसरे संपर्क के द्वारा होता है, तो उससे सुरक्षा करता है। और एक थैलीनुमा संरचना है, इसे एटम बम कहा जाता है। क्या कहता है, एटम बम। मतलब ये जिस कोशिका के अंदर होता है उसी कोशिका को क्या करेगा, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस बैच में कितने बच्चे आते हैं पढ़ने, 15, आज 10-12 बस। पहला बैच है जो 10-12 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 200, 250, 100 बच्चे से कम तो उतरे नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, वही एनर्जी हमारे 100 बच्चों में होगी, वही 94 और 95 में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 4 या 5 जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरा सिलेक्शन लेके जाए। इसलिए नरेश सर ने और मैडम ने मेरे को स्पेशल फ़ोन करके बुलाया था, मैंने कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे 2 या 4 हो। और आपने देख रहा होगा आज मेरी 3री क्लास है, कंटेंट में कभी कमी नहीं है समझाने में। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझा रहे थे। अगला कोष्ठांग की बात कर रहा हूं, राइबोसोम।
राइबोसोम को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। हाँ, प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका का इंजन, कोशिका को क्या कहा जाता है? इंजन। खोज करिए, इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज जो करी एक वैज्ञानिक था चार्ल्स पैलाडे। इसने चार्ल्स पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। राइबोसोम क्या होता है? मैंने बात की, राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है कि नहीं है? सभी कोशिकांगों में उपस्थित होता है, अर्थात यह सबसे छोटा कोशिकांग है। हैं? राइबोसोम की जोर दे चार्ल्स पैलाडे ने की थी। इसमें है भाई बातें, इन किताबों में जो गलती है थोड़ी बहुत मिलती है। चार्ल्स पैलाडे जब भी तो मैं लिखा रहा हूँ, अगर इसके नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था तो मैं बहुत गलती करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कार्य करता हूँ। ये जो एग्जाम में आते हैं ना वो अलग है। चार्ल्स पैलाडे ने मैंने बात कही सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये है सबसे छोटा कोशिकांग है। कैसा है? सबसे छोटा कोशिकांग है। इसे सार्वभौमिक कोशिकांग कहते हैं। इसे सार्वभौमिक कोशिकांगों कहते हैं। ये किसका निर्माण करेगा? यह प्रोटीन का, यह प्रोटीन प्लस अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। तो अमीनो अम्लों या प्रोटीन का निर्माण में सहायक होगा, जिसके द्वारा आरएनए, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोज। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है भाइयों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या करेगा? ये निर्माण करता है। क्या करेगा? ये निर्माण। जिस प्रकार से यदि हम दो को देखें कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में जब जुड़ते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। मैंने बात की थी जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो अमीनो अम्लों के मध्य जो बंध बना होता है उस बंध को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और एक संरचना जो निर्माण होगी इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड है। इसके क्या किसका निर्माण होगा? प्रोटीन निर्माण। मतलब जब अमीनो अम्ल लंबी श्रृंखला में निर्माण करेंगे, मतलब दो अमीनो अम्लों के मध्य, देखो दो अमीनो अम्लों के मध्य, दो अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं
ये एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। इन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। देखो गोल्जी काय, गोल्जी काय गोल्जी काय की जो खोज करी थी वो करी कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी। इसका नाम, उपनाम की यदि बात करें, इसका उपनाम क्या होता है? जैसे यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाम से। यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। एक बार दोबारा हम बात कर लेते हैं। हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। और किस रूप में ऊर्जा मिलती है? एटीपी के रूप में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। संपूर्ण श्वसन क्रिया के द्वारा कितने 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी का। मैंने बात की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है और बाहरी झिल्ली उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, जबकि आंतरिक झिल्ली अंदर की एयर एक उंगली नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या बोला था मैंने? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के अंदर एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को बोला था मैंने मैट्रिक्स। क्या बोलता? मैट्रिक्स या आधार। उसके बाद में बात की थी मैंने लवक के। किसकी बात की? लवक। और लवक की बात करें तो लवक 3 प्रकार का, क्लोरोफिल वर्धक, किसमें? हर्तलवक, वर्डीय लवक और अवर्डीय लवक। हर्तलवक की बात करें, इसको पादपों का रसोई घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं पत्तियां भोजन निर्माण करती हैं। और भोजन निर्माण करने के लिए क्या होता है? क्लोरोफिल वर्धक होता है, मैग्नीशियम धातु होती है और प्रकाश होता है, इसलिए उनको स्वयंपोषी कहा जाता है और पादपों का रसोई घर कहा जाता है। और वर्डीय लवक का मैंने बात की थी, ये पादप के उस भाग में पाया जाता है जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे बात करें गाजर को लाल रंग कैरोटीन वर्धक के द्वारा, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्धक के द्वारा होता है।